तो आज का जो टीवी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो हंसी का पात्र बन गया है। कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल सकता है, प्रधानमंत्री कोई अगर फैसले पे नहीं बोलते तो बोल सकता है, लेकिन प्रधान के बारे में नहीं बोल सकता। तो अगले दिन 2-3 दिन बाद में उसकी बॉडी मिली। जब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, कोई मीडिया हाउस ऐसा नहीं था कि जो सरकार की आलोचना, खूब आलोचना करते। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने धीरे धीरे ऐसे एक सिस्टम बना दिया। अब सरकार की आलोचना खुल के नहीं करती। मेरा एक सवाल ये है कि 2029 का जो चुनाव होने वाला होगा तो उस समय में मोदी जी का भविष्य कौन रहेगी? ये कहना कि 2034 तक में मोदी जी रहेंगे। और उसको लगता है कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है, नीट एग्जाम दिया, नीट पास नहीं हुआ तो वो फिर लॉ की तरफ रहेगा। तो जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है वो भी लॉ की तरफ रहेगा। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। अभी नीट में 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजपाल सिंह। टीएसटी आप देख रहे हैं। आज हम मीडिया के बारे में बात करेंगे कि भारतीय मीडिया किस तरीके से बदल रही है, मीडिया में क्या चुनौतियां हैं और मीडिया किस तरीके से एआई के आने के बाद में बदला है। अखबारों की क्या दशा है, टीवी की क्या दशा है, सोशल मीडिया और न्यू मीडिया में क्या क्या चैलेंजेस हैं और जो स्टूडेंट है और ये जो समाज है वो मीडिया को लेकर के क्या कुछ सोचता है। हमारे साथ भारतीय मीडिया में एक बड़ा नाम आदरणीय रोशन गौर जी है। रोशन गौर जी का जब हम परिचय कराते तो रोशन गौर जी मूलतः उत्तराखंड से है और पत्रकारिता में 3 दशक से ज्यादा का समय इन्होंने बिताया हुआ है। कई प्रधानमंत्रियों को इन्होंने कवर किया है। सबसे अच्छी चीज ये है कि पार्लियामेंट की कई बड़ी घटनाएं जो लोकसभा में हुई हैं, जो देश के बड़े बड़े मुद्दे हुए हैं, उन मुद्दों को करीब से देखा है। तो हम आज रोशन सर से समझेंगे कि ये जो परिवर्तन आपने देखा है पत्रकारिता में और लगातार आप देखते आ रहे हैं कि पत्रकारिता किस तरीके से बदलती आ रही है। पहले लोग कागज और डायरी लेकर के प्रेस बाइट कवर करते थे, फिर बाद में कैमरे आ गए और बाद में फिर अभी मोबाइल का जमाना आ गया और अब न्यू मीडिया बनती जा रही है और डिजिटल एआई बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। सबसे पहले रोशन सर, आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। थैंक यू। और नमस्कार। मैंने कुछ इंट्रो में अगर आपसे कुछ छूट गया है तो वो आप अपने इंट्रो में बता सकते हैं। और नहीं, आपने सब कुछ बता दिया है। हाँ, जैसा आपने कहा कि मैं 3 दशक से ज़्यादा पत्रकारिता में हूँ और मैं शिक्षण क्षेत्र में भी हूँ जी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा है, जो मेरा अनुभव है, उसको मैं आगे आने वाली पीढ़ी को दूँ। और इसलिए मैं कई जगह में पढ़ाता भी। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं जो पत्रकारिता मैंने जो सीखी थी और उसके जो ज्ञान जो मुझे मिला है पत्रकारिता में, जो मुझे सिखाया गया है, तो वो रोशन सर है जिनका मैं आभारी रहता हूँ। हालांकि पत्रकारिता में मैंने अलग अलग चैनल्स में रहा, अलग अलग चीज़ें सीखी, बाद में फिर अलग अलग अभी पॉडकास्ट कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में। आपने मुझे कभी सम्मेलनों के मंच पर भी देखा होगा। फिलहाल आज हम बात करेंगे कि इंडियन मीडिया में जो नए बच्चे हैं वो किस तरीके से पत्रकारिता में जाएं। कोई अगर बच्चा पत्रकार बनना चाहता है ग्रेजुएशन के बाद तो उसे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि आज जो टेक्नोलॉजी है वो पत्रकारिता टेक्नोलॉजी वाली पत्रकारिता हो गई है। और जो एक ज़माने में जो हमारा ज़माना था या हमसे पहले वालों का जो ज़माना था, वो एक मिशन का ज़माना था। एक मिशन को लेकर लोग पत्रकारिता करते थे और लोग पैसे के लिए या रोज़गार, उस तरह से रोज़गार नहीं कि मुझे इसी से ही सब कुछ करना है, उस तरह से नहीं आते थे। लेकिन अभी जो मीडिया है, मीडिया हाउस है, उनका फोकस रहता है कि हमारा बिज़नेस कैसे बढ़े। यानी 24 घंटे का 24 आवर का एक सिंगल बिज़नेस कोई मीडिया नहीं कर रहा है और कर भी नहीं सकता है। अगर कोई आज की डेट में चाहे कि हम अगर मीडिया चलाएं तो बहुत महंगा सौदा हो गया है, तो इसलिए लोग नहीं चलाएंगे। इसलिए जो आज के बच्चे आ रहे, उनको इस माइंडसेट से आना चाहिए कि हमारे पास अब जो बड़े टीवी चैनल है या बड़े न्यूज़पेपर है वो लिमिटेड है। तो अब उनको डिजिटल की तरफ जाना होगा और डिजिटल में जो टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कहा, तो टेक्नोलॉजी के कारण उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, इतने अवसर है कि आप अपना ही, आप जैसे आप कह रहे हैं कि पॉडकास्ट आप कर रहे हैं और उसके साथ आप एक अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, आप अपना वेबसाइट शुरू कर सकते हैं। आप आजकल तो इंस्टाग्राम पर आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो नॉन जर्नलिस्ट हैं, वो जर्नलिस्ट की काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी अच्छी खबरें उसमें दे रहे हैं और छोटी छोटी
जो होता है कि मैक्सिमम 3 मिनट का आप दे सकते हो, तो 3 मिनट में बड़ी अच्छी अच्छी खबरें क्लिप वो दे रहे हैं और खूब वो ग्रो कर रहे हैं, खुद पैसा कमा रहे हैं। यूट्यूब चैनल आप अपना खोल सकते हैं, एक छोटी सी टीम लेके या इंडिविजुअल लेकर भी आप यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। तो दिमाग में तो रखिए कि आपको एक बड़ा पत्रकार बनना है और एक साइड में आपको अल्टरनेट के तौर पर सोशल मीडिया पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय जो आ गया है अभी डिजिटल मीडिया का है जी। और एआई की क्रांति आ गई है। तो अब लोग उस तरह से, जो जेनजी है, जिस युवा की आप बात कर रहे हैं, वो तो ना न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ना वो टीवी चैनल देख रहा है, उसके हाथ में स्मार्टफोन है। तो सारी दुनिया सिमट कर स्मार्टफोन में आ गई। तो अब उसको ऐसा क्या करना है कि उसका जो स्मार्टफोन लोगों के पास है वहां तक उसकी रीच हो। तो उस रीच के लिए उसको टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, उसको एआई सीखना पड़ेगा, उसको त्वरित, यानी अभी जो उसके पास खबर आई है उसको कितने अच्छे से लोगों को समझा सकता है, वो आएगा। और ये जो टीवी चैनल हैं, जो अखबार हैं, ऐसा एक अनुमान है कि शायद अखबार तो 2050 तक या उससे पहले भी उनका जो प्रिंट एडिशन है वो खत्म हो जाएगा। और जो टीवी चैनल है, वो जो टीवी सेट है, वो आपके घरों में वो सिर्फ एक सौंदर्य का वस्तु बन के रह जाएंगे। यानी टीवी कोई ऑन नहीं करेगा, कभी कभार करेंगे। जैसे अगर आपको नेटफ्लिक्स पर कोई फिल्म देखनी हो तो देखेंगे, न्यूज़ के लिए कोई नहीं देखने वाला है जी। तो इसलिए आपको स्मार्टफोन के इर्द गिर्द आपको रहना, कि हम स्मार्टफोन पे कैसे अपने आप को जिंदा रह सके, कैसे अपने आप को उस लायक बना सके, वहाँ फोकस करना चाहिए। मीडिया में जो पढ़ाई करके जर्नलिज्म में आने वाले बच्चों का एक सवाल रहता है, वो एक डर भी रहता है कि एक वो जो 3 साल ग्रेजुएशन में पत्रकारिता करता है, फिर मास्टर्स में जाता है ताकि पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो सके, और एक वो होते हैं जो नॉन मीडिया फील्ड में आते हैं, मोबाइल उठाया, ट्राइपॉड लगाया और वीडियो बनाना चालू किया और फॉलोअर्स बना रहे हैं। तो वो सोचता है कि 5 साल तो उसके बेकार चले गए, उसमें वो प्रैक्टिस नहीं कर पाया, वो पढ़ाई पे फोकस कर रखा। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आने वाला जो समय है, बल्कि मैं कहूँगा कि आ चुका है, स्किल का समय है। आपका स्किल कितना डेवलप है, आप कितना टेक्नोलॉजी जानते हैं, वहाँ सारा, उस पर सारा निर्भर करेगा। जो आपने कहा 3 साल लोग मीडिया में पढ़ाई कर रहे हैं या उसके बाद पीजी करते हैं, 2 साल वहाँ करते हैं। अगर आपको एजुकेशन सेक्टर में ही जाना है तो तब आप 3 साल यहाँ भी कीजिए और 2 साल आप आगे भी कीजिए, ताकि आप आगे पीएचडी कर सकें और आप किसी यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर बन सके। पर अगर आपको केवल पत्रकारिता करनी है तो मुझे लगता है कि अब समय वो नहीं है कि आप 3 साल बर्बाद कर सके। अभी मास्टर क्लास का युग है। 3 घंटे की मास्टर क्लास आप कीजिए, 1 घंटे की मास्टर क्लास कीजिए और आप सीख जाएंगे। आजकल आप देखिए कि इंस्टाग्राम पर और इतने कितने सारे ऐड आते हैं, एआई टूल सिखा देंगे, हाँ, या न्यूज के बारे में सिखा देंगे। तो 3 घंटे की क्लास आप 3 साल में आदमी क्यों खराब करेगा? जो इस दुनिया में बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सारे ड्रॉप आउट हैं। आप एप्पल को लगा के देख लीजिए, आप एलन मस्क को देख लीजिए, जितने बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो सारे ड्रॉप आउट है। हमारे हिंदुस्तान के भी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ऑलमोस्ट वो ड्रॉप आउट है, क्योंकि उन्होंने जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें समय बर्बाद नहीं किया। हमारा एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों के जमाने का है। ये मैकाले का सिस्टम है, इनको कलर के बनाना है और हमने उसमें चेंजेस तो किए पर सुधार इतना नहीं किया कि हम उस एजुकेशन सिस्टम को सुधार कर सके। हमारे पास अमेरिका का उदाहरण है, हमारे पास चीन का उदाहरण है। चीन में आप देखिए, बच्चों का माइंड सेट देखा जाता है कि ये किस तरफ जा रहा है और वहीं फोकस करके उसको उसी लाइन में आगे बढ़ाया जाता है। अगर कोई खिलाड़ी बनना चाहता है तो बचपन से ही उसको खिलाड़ी की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर उसको टेक्नोलॉजी सीखनी है, अगर उसको इंजीनियर बनना है तो बचपन से ही। हमारे यहाँ क्या है कि जब वो ग्रेजुएशन कर लेता है उसे पता ही नहीं होता कि मुझे करना क्या है। ग्रेजुएशन करने के बाद वो नीट के एग्जाम भी देता है, वो क्लैट का भी देता है और वो इंजीनियरिंग जेईई भी देता है, वो सारे एग्जाम देता है, सब कंपटीशन। उसे पता ही नहीं कि मुझे जाना कहाँ है और उसको लगता है कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है, नीट का एग्जाम दिया, नीट पास नहीं हुआ तो वो फिर लॉ की तरफ चला जाता है। कि जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है वो फिर वकील बन जाता है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है हमारे देश का, कि हम बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। अभी नीट में 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, जो अभी जो पेपर जिसके लीक हुए, उनको पता है कि 22 लाख जो है एडमिशन नहीं होगा, मुश्किल से 60-70 हजार टोटल सीट है, 22 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे। अभी कहाँ जाएंगे 60-70 हजार के अलावा? ये अब कहीं जाके कोई इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेगा या कहीं लॉ में एडमिशन ले लेगा और कहीं, तो फोकस नहीं है। तो ये कंपटीशन हमारे देश में क्यों है? अमेरिका में तो नहीं है, चीन में तो नहीं है, बहुत सारे यूरोपियन देशों में नहीं है। बच्चे को उसका देखा जाता है, उसकी रुचि क्या है, तो उसकी रुचि के हिसाब से उसको फील्ड दिया जाता है। तो इसलिए जो आपने कहा कि 3 साल और 5 साल,
हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो जेनजी है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे भी ज्यादा समझदार है। आज का जेनजी समय बर्बाद नहीं कर रहा है। हाँ। वो ड्रॉप आउट कर देता है। मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देखता हूँ बहुत बच्चों के जो 17, 18, 19 साल तक सेटल हो जाते हैं। हाँ। उनका अपना कोई बिजनेस खड़ा हो जाता है। अभी आपने देखा कि एआई में एक केरल का बच्चा है, 13 साल का बच्चा है, हाँ। उसने करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। हाँ, देखा। ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे कि वो 3 साल क्लासरूम में जाओ, सुबह आप गए, शाम को लौट के आए, हाथ कुछ नहीं लगा। या तो आप बिल्कुल इंजीनियरिंग कर रहे हो कि आपको ऐसी चीज आप सीख रहे हो कि आपको आगे बहुत बड़ा काम करना है, लेकिन सिर्फ जर्नलिज्म के लिए या सिर्फ आप आर्ट्स पढ़ने के लिए मुझे लगता है कि 3 साल बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, आप उस डिग्री लेने के लिए आप वो करते रहिए, लेकिन यहाँ स्किल सीखिए। हाँ। और स्किल से आप सीखेंगे तो आपका भविष्य भी सुरक्षित होगा और आपको जो 3 साल की जो डिग्री ली है वो भी आपको बुरा नहीं लगेगा। तो डिग्री इसलिए लीजिए कि कभी आपको सरकारी नौकरी में जाना हो तो आपको लगेगा हाँ मेरे पास डिग्री है। हाँ। तो डिग्री के लिए, सरकारी नौकरी के लिए अगर आपको जाना हो, हाँ। अदरवाइज आज का जो जमाना है वो है एंटरप्रेन्योरशिप का। जी। आप उद्यम सीखिए और उद्यमिता को अपनाइए। अगर कम शब्दों में बोला जाए, आज का जेनजी अगर जर्नलिज्म करना चाहता है और जर्नलिस्ट बनना चाहता है तो कौन कौन से स्किल्स हैं जिसपे वो काम करे और जो उसको रिजल्ट दे? देखिए, सबसे पहले तो उसको नॉलेज, तो सबसे एक जो जर्नलिस्ट की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है चीजों की समझ। अगर आपको समझ नहीं होगी तो आप जर्नलिज्म क्या करोगे? और जर्नलिज्म ही एक ऐसा फील्ड है कि जो ऑलराउंडर है, जो हर जगह घुसता है। हाँ। उसको डिफेंस भी कवर करना है, उसको पॉलिटिक्स भी कवर करनी है, उसको एनवायरनमेंट भी कवर करना है। तो उसको जो नॉलेज का लेवल होता है वो वास्ट होता है, बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी होगी। सबसे पहले तो आप ज्ञान अर्जित कीजिए, जितना ज्ञान आप ले सकते हैं। दूसरा, आप टेक्नोलॉजी सीखिए। अब आजकल जो कैमरा है, अभी वो जमाना खत्म हो गया कि रिपोर्टर अलग होता था, कैमरामैन अलग होता था। एनडीटीवी ने सबसे पहले शुरुआत की कि सबसे पहले उन्होंने कैमरामैन को बाहर किया और रिपोर्टर के हाथ में उन्होंने मोबाइल थमा दिए और फिर मोजो जर्नलिज्म करवा दिया। हाँ। कि मोबाइल जर्नलिज्म, आप रिपोर्टर जगह जगह खड़े होकर अपना मोबाइल के स्टिक पकड़ के और जर्नलिज्म कर रहे हैं। तो आपको वो स्किल आनी चाहिए, आपको कैमरा हैंडल करना आना चाहिए। उसके अलावा आपको बेसिक जो एडिटिंग है वो आनी चाहिए। अब वो जमाना खत्म हो गया कि आपने एडिटिंग के लिए किसी को दे दिया और आप इंतजार कर रहे हैं। अभी आपको वो आना चाहिए। आपको वेबसाइट हैंडल करनी आनी चाहिए कि आपने खबर ब्रेक की और जिसकी भी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिस मीडिया हाउस में आप काम कर रहे हो, अब वहां इतना समय नहीं होता कि आपने खबर आगे भेजी और आगे से आगे भेजी और वो शाम तक आपको खबर एडिट करके अपलोड कर रहा है। अब जमाना है कि आपने खुद एडिट किया और आपको एक उनका जो वेबसाइट का पासवर्ड मिल जाता है और आपने उसको अपलोड कर दिया। तो आपकी इतना आपको समझ, इतनी आपकी स्किल आपको आना चाहिए। वीडियो एडिटिंग का आना चाहिए। अगर आपको लगा कि आप जर्नलिज्म में आप रिपोर्टिंग में अच्छा काम नहीं कर पाए, जर्नलिस्ट अच्छा नहीं बन पाए, तो आपके पास एक वीडियो एडिटिंग का स्किल रहेगा ताकि आपको पैसा कमाने की या अपने रोजगार का आपको संकट खड़ा नहीं होगा। और जो लास्ट और जरूरी है वो है एआई टूल। आप उन एआई टूल को सीखिए कि जो आज के दिन बहुत जरूरी है। आजकल आपकी जो लेखन का कार्य है, आपको स्क्रिप्ट लिखना हो तो आपको एआई से लिखना है। इवन आपको जो पोस्टर बनाने हैं, आपको जो थंबनेल बनाने हैं, वो एआई कर रहा है। आपके लिए रिसर्च करने का काम एआई कर रहा है। और इवन अभी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो नए जो टूल्स आ रहे हैं, वो टूल भी अब आपको एडिटिंग भी खुद ही कर रहे हैं। तो अब आपको वो चीज सीखना है। ऐसा नहीं हो सकता कि एआई ह्यूमन को रिप्लेस करे, लेकिन जिस ह्यूमन को एआई नहीं आता वो जरूर रिप्लेस हो जाएगा। तो आपको मार्केट में बने रहने के लिए एआई सीखना जरूरी है। तो जो बच्चे इस फील्ड में आ रहे हैं को सिर्फ नॉलेज ही नहीं, नॉलेज के लिए आप खूब पढ़ाई कीजिए, किताबें पढ़िए, नॉलेज गेन करिए, लेकिन उसके साथ साथ आप एडिटिंग भी सीखिए, उसके साथ साथ आप जो वीडियोग्राफी है वो आप सीखिए। आप एआई टूल जरूर सीखिए, जो आपको इंपॉर्टेंट टूल हैं उनको आप जरूर सीखिए। और जैसे अगर हम पत्रकारिता को अलग अलग सेक्शंस में बांट करके अब बात करें तो टीवी पत्रकारिता की बात करते हैं कि टीवी पत्रकारिता का भविष्य अभी क्या है, और बच्चे पहले आकर्षित होते हैं आज तक बड़े बड़े चैनल्स देख करके कि हम वहां पर पहुंचे। तो इसको लेकर के आप क्या कहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है जो आपने आज तक की बात की या जो बड़े चैनल है, दरअसल न्यूज एक जो विश्वास का सौदा है। यानी लोग कोई खबर अगर सुनते हैं तो वो चाहते हैं कि उस खबर का सोर्स क्या है। तो अगर आपको आता है कि कोई ऑथेंटिक सोर्स है कि आज तक ने खबर दी है
या किसी बड़े चैनल ने खबर दी तो आपको विश्वास होता है कि ये खबर सही होगी। हम्म, और अगर आपका जो कोई अगर ऐसा अननोन चेहरा अगर खबर देता है तो आप उस पर विश्वास नहीं करते। हम्म, अभी आप देखते हैं कि यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर या आपके जो आपके फेसबुक है उसमें बहुत सारे आजकल पत्रकार बन गए, हाँ, जिनको हम फेसबुक या पत्रकार कहते हैं। हम्म, वो कुछ भी अगर चलाते हैं तो लोग विश्वास नहीं करते, लोग बोलते हैं कुछ कह तो रहा है, लेकिन उसके बाद फिर वो सर्च करते हैं किसी टीवी हाँ, चैनल को या वेबसाइट को, अखबार की वेबसाइट को, हम्म, उसको ऑथेंटिक करने के लिए आपको, यानी अगर न्यूज में आना है तो आपको सबसे पहले अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी। हम्म, तो क्रेडिबिलिटी बड़े न्यूज़पेपर की और बड़े टीवी चैनलों की है। हम्म, लेकिन अभी जो पिछले 8-10 सालों से जो हमने देखा है, हम्म, आपने देखा होगा कि जब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, हम्म, कोई मीडिया हाउस ऐसा नहीं था कि जो सरकार की आलोचना नहीं करता था, खूब आलोचना करते थे। हम्म, और आलोचना का इस तरह कभी कभी बहुत ही कुरूप हो जाता था, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत बुराई लोग करते थे। हम्म, लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने धीरे 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 ऐसे एक सिस्टम बना दिया हम्म, कि आज चाहे या ना चाहे, हम्म, आप चाहोगे तो, नहीं चाहोगे तो, आप सरकार की आलोचना खुल के नहीं कर पा रहे हो। हम्म, और हालत ये हो गई है कि जो एंकर हैं, हम्म, जितने एंकर हैं, उनको चाहे मोटिवेट किया गया है या उनको कुछ ऐसी उनको शिक्षा दी गई, उनकी ट्रेनिंग की गई है कि वो सरकार के फेवर में ही बात कर रहे हैं। हम्म, यानी जो सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, जो वकालत करनी चाहिए, वो वकालत एंकर कर रहे हैं। इसलिए आप देखते हैं जितनी भी डिबेट होती है, हर एंकर गाली खाता है। हाँ, हर एंकर को जो वहां डिबेट करने वाला होता है वो उसको काटने को दौड़ता है। उसका कारण ये, अभी जैसे आपने देखा कि 2 दिन पहले का एक इंटरेस्टिंग किस्सा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की कि भाई पेट्रोल का संकट है हम्म, और इसमें आप किफायत बरतो, आप गाड़ी कम चलाओ, वर्क फ्रॉम होम करो और जो सार्वजनिक परिवहन है, मेट्रो वगैरह, उसका इस्तेमाल करो। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो ये मानना ही चाहिए। एक्सेप्ट तो करना प्रधानमंत्री ने अपना जो उनका काफिला था, उस हम्म, काफिले को घटाकर उनको दो कर गाड़ियों दिया, से वो हाँ। आए और उनको देखा देखी फिर मुख्यमंत्रियों ने और गृह मंत्री ने और तमाम लोगों ने किया। तो जैसे उन्होंने 2 गाड़ियों का काफिला चलाया, उनके वीडियो आया, तो जो ये कुछ एंकर हैं उनको ट्वीट आने शुरू हो गए हम्म, कि प्रधानमंत्री जी अपनी सुरक्षा पर से खिलवाड़ मत कीजिए, आप देश की धरोहर हैं। भाई आप क्यों बोल रहे हो? देश की धरोहर है, वो देश की जनता के लिए धरोहर नहीं है क्या? हाँ, जो पीएम की सिक्योरिटी में इतना बड़ा अमला लगा हुआ है, क्या उनकी उनकी चिंता नहीं है क्या? हम्म, उन्होंने अगर घटाया है तो कोई रीजन होगा ना। हाँ, उन्होंने घटाया, उसकी चिंता उनको है। हाँ, ये आप इस तरह की जो कर रहे हो, तो ये जो है नैरेटिव ये सेट करते हैं। कहीं से मैंने कहा नहीं, या तो कहीं से इनको ट्रेनिंग मिलती है हम्म, कि आप इस तरह का बनाओ। तो हुआ क्या कि जब इस तरह के उनके ट्वीट आने लगे तो लोग हंसी मजाक उड़ाना शुरू कर देते। हम्म, तो आज का जो टीवी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक हम्म, मीडिया है, वो हंसी का पात्र बन गया। हम्म, कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा है और उसकी व्यूअरशिप भी कम हो रही है। आप देखिए कि अब जो अल्टरनेट मीडिया वो खड़ा हो गया। हाँ, यूट्यूबर इतने ज्यादा, जो वो यूट्यूबर जो पत्रकार थे, हम्म, जो किसी टीवी में अखबार में काम करते थे, हम्म, उन्होंने अपना सेटअप किया, अपना यूट्यूब शुरू किया या अपना वेबसाइट किया, हम्म, उस पर लोग ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। हम्म, अब देखिए कि कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो उन्होंने जो न्यूज चलाई, चाहे वो किसी पक्ष में चलाई या किसी के खिलाफ चलाई, हाँ। उसको मिलियंस में लोग देख रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगा, एक वैसे ही पत्रकार जो दूसरे ग्रुप के हैं, अगर आइडियोलॉजी के हिसाब से देखा जाए, एक्सप्रेस वे का उद्घाटन जब हुआ कि इतने घंटे पहले पहुंच करके आदमी करेगा क्या? नहीं, ये तो बेकार की बात है। ये तो क्योंकि ये तो वो हो गई जैसे फ्लाइट नहीं, से जाने की जरूरत क्या, ये प्लेन तो से चाहिए। नहीं, ये तो मीम बनाने वाले होते हैं। मतलब ये तो जो मीम बनाने वाले उनके लिए ये जो है टॉपिक है कि आप जल्दी जाइए करें। भाई आप यहाँ से मान लीजिए देहरादून जा रहे हो और देहरादून अभी पूरा दिन लगता था आपका, हाँ, अभी कितना अच्छा हो गया कि दिल्ली से देहरादून आप 2-3 घंटे में आप देहरादून पहुंच जाते हो। तो आप दिन भर अपना काम कर सकते हो। हाँ, आपको सरकार में किसी से मिलना है या किसी बिजनेस पर्पज के लिए आप जा रहे हो, तो अपने काम निपटाए और शाम को आप फिर 2 घंटे में वापस आ गए। तो कितनी सहूलियत होगी। तो जो सड़कें बनना, एयरपोर्ट बनना, रेल कनेक्टिविटी, ये तो देश की प्रगति की निशानी है। जिस देश में जितना सड़कों का जाल बिछेगा वो देश उतनी तरक्की करेगा। क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड में मैंने देखा कि जहां जहां सड़कें बनी है, जिन गांवों में वीरान पड़े थे गांव, जहां सड़क चलेगी वहां सड़क के आसपास दुकानें खुल गई, वहां रौनक आ गई, लोग गांवों से शिफ्ट हो गए, सड़कों की तरफ आ गए। तो कम से कम वो अपना रोजगार तो कर रहे हैं। हाँ, अब उनको देखकर जो टूरिस्ट है वो रुकते हैं, वहां खाना पीना खाते हैं या कुछ तो खरीदारी करते हैं। तो सड़क बनने से डेवलपमेंट होता है। तो ये तो बेकार की बात है कि वो जल्दी पहुंच के क्या करें। ये तो जो मीम बनाने वाले जो इंस्टाग्राम पर लोग हैं, जैसे अभी वो कह रहे हैं कि
तेल का कम इस्तेमाल करो तो लोग क्या क्या मीम बना रहे हैं। एक तरफ में सवाल ये उठता है कि देश में ऐसा माहौल बना पिछले कुछ सालों में कि आप बोल नहीं सकते हो, मीडिया बोल नहीं सकती है, लेकिन देश में ऐसा भी माहौल है कि आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ में लगातार मीम्स चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर के, दूसरे देश की प्राइम मिनिस्टर के साथ में वीडियो चलती हैं। यही पे ऐसे कई वीडियो है। मोदी जी से किसी बच्चे से पूछा मोदी जी क्या करते हैं, तो एक बच्चा बताता है बहुत अच्छा गाना गाते हैं, क्योंकि उस बच्चे ने मोबाइल में देखा मोदी को गाते हुए और AI से मोदी जी गाना गा रहे हैं। तो एक तो ये भी है, और एक चीज मैं और समझना चाहता हूँ, जो अपने जो नई जनरेशन है, नई जेंजी है, वो कहती है कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी नहीं है। चाइना की बात करें तो चाइना में तो एक ऐसा भी होता है कि एक टाइम डिसाइडेड है कि इस टाइम पर बच्चा यही कंटेंट देखेगा, इस टाइम पर यही कंटेंट देखेगा। जैसे लाइक एजुकेशन के कंटेंट उनको जबरदस्ती सभी के मोबाइल में उस टाइम पर वो वही देख सकते हैं। दरअसल क्या है कि जो चाइना और भारत की आप तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि चीन लोकतंत्र नहीं है, वहाँ एक पार्टी का शासन है, और वो पार्टी शासन में कैसा है वो आपको इतिहास देखना पड़ेगा, कितना खून खराबा हुआ, वहाँ खून की नदियां बहाई गई है, और फिर एक पार्टी ने वहाँ शासन किया। तो वहाँ डिक्टेटरशिप जैसी है, वो कहते हैं अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना, लेकिन रिपब्लिक नहीं है, वो बेसिकली एक पार्टी का शासन है। तो उसकी तुलना तो नहीं हो सकती है, लेकिन भारत में जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से पहले बहुत आजादी थी, और अभी कुछ ऐसे केसेस हुए, बहुत सारे पत्रकारों को देशद्रोह के मुकदमे में जेल भेजा गया। तो ऐसा जो प्रेशर आया, अब वो उन्होंने सच खबर लिखी या झूठी खबर लिखी, या खबर लिखना चाहते थे, उनको जेल भेजा गया। और टीवी चैनलों ने, खासकर अखबारों में तो फिर भी खबरें आ जाती है, टीवी चैनलों ने जिस तरह से प्रो मोदी किया, अब उनको कहा गया या वो स्वेच्छा से कर रहे, उसके कारण जो छवि बनी कि आप सरकार के खिलाफ नहीं लिखोगे, ऐसा नहीं है। अब इंडियन एक्सप्रेस को उठा के देखो, इंडियन एक्सप्रेस तो आए दिन बड़ी बड़ी खबरें करता है, सरकार के खिलाफ लिखता है। पर मुझे लगता है कि पत्रकारों को भी जिम्मेदार होना पड़ेगा कि आप जो खबर लिख रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, उसके पास आप प्रूफ होना चाहिए, मतलब अफवाह ना फैलाए। तो अगर आप अफवाह फैलाओगे तो पहले अफवाह फैलाने वालों के को जो है छोड़ दिया जाता था, कि अब ठीक है आपने अफवाह फैला दी, आपने माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। लेकिन अभी इस राज में अफवाह फैलाने वालों के लिए माफी नहीं है, यानी आपके खिलाफ बुलडोजर भी चल सकता है, आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी चल सकता है, आप जेल भी जा सकते हैं। तो वो मुझे लगता है कि उसके दोनों पहलू हैं। एक पहलू ये कि साहब हमारे यहाँ जो आर्टिकल 19 है, उसमें जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका उल्लंघन है, पर हमारे सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कितना तक, उसकी लिमिट क्या है, तो वो लिमिटलेस नहीं होना चाहिए, उसकी स्वच्छंदता में वो कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, यानी हमारी आजादी की भी एक सीमा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकती है। तो पत्रकारिता का हम आलोचना करें, सकारात्मक आलोचना करें, लेकिन चमचागिरी भी ना करें। और सरकार को भी चाहिए, कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो उस आलोचना से सीख लेनी चाहिए, उस आलोचना से सीख, न कि उसका बुरा मानना चाहिए। कि आप जो है कि आप ये हमारी आलोचना कर रहा है तो इसको ठिकाने लगाना चाहिए या इसको वो नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक माहौल ऐसा बना कि इसलिए ये बात बार बार चर्चा होती है कि इस सरकार में मीडिया वालों की इतनी फ्रीडम नहीं है, इतना वो नहीं है। तो मुझे लगता है उसके पीछे कारण यही है कि जो फर्जी लोग थे, जो पत्रकार नहीं थे लेकिन वो पत्रकारिता करने लगे, फेसबुकिया पत्रकार जैसे मैंने कहा, एक नैरेटिव बनाने वाले थे, तो उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई तो उसे माहौल बना। लेकिन एक्चुअल में जो आलोचना कर रहे हैं, जो झंडा उठा के घूम रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, उनके खिलाफ मोदी सरकार कुछ नहीं कर पा रही। वो आज भी चौड़े से घूम रहे और सुबह से लेके शाम तक सरकार की आलोचना करते रहते हैं। हाँ, इस चीज को तो आप देखेंगे कि जैसे आप जिनके आपने नाम नहीं लिए लेकिन लोग समझ जाएंगे कि आप किन की बातें कर रहे हैं। उनके आप थंबनेल देखेंगे तो उसके थंबनेल में आप चाहे बंगाल चुनाव हो, चाहे दिल्ली चुनाव हो, हर चुनाव में भाजपा की जमानत जब्त होती है, हर चुनाव में भाजपा हार रही होती है और मोदी जी औंधे मुंह गिरे हुए होते हैं उनके हवाले से। बट रिजल्ट क्या कहते हैं? रिजल्ट ये कहते हैं कि वो बीजेपी ने जीता है और जनता ने उनको भरपूर प्यार और सम्मान दिया है। एक चीज और जो दर्द है पत्रकारों में और जो पत्रकारिता कर रहे हैं उससे जुड़े हुए, कि आज के टाइम पे आदमी प्रधानमंत्री को तो गाली दे सकता है, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल सकता है, प्रधानमंत्री कोई अगर फैसले पे नहीं बोलते तो बोल सकता है, लेकिन प्रधान के बारे में नहीं बोल सकता है। अब कई जगह जैसे छत्तीसगढ़ में भी रिसेंटली एक पत्रकार ने एक करप्शन की खबर चलाई, तो उसको अगले दिन 2-3 दिन बाद में उसकी बॉडी मिली। और ऐसे कई उदाहरण उत्तराखंड में भी आपके मिल जाएंगे कि जो छोटे लेवल के जो ग्राउंड की रिपोर्टिंग है
तो वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। मैंने जो अभी स्टडी की है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके पत्रकारों को तो लोग छेड़ नहीं पाते। वो खूब लिखते, धड़ल्ले से लिखते, और वो अगर किसी के एंटी या करप्शन को भी अगर वो उजागर करते तो उनको तो छेड़ नहीं पाते, नॉर्मली नहीं छेड़ पाते, इक्के दुक्के केस आते। लेकिन ये जो फेसबुक या पत्रकार हो गए हैं वो जब करते हैं उसमें कुछ जो है ब्लैकमेलिंग का पुट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपा होता है, तो वो ऐसे लोग चपेटे में आ जाते हैं। फिर हमने कई बार किससे सुने कि फलाने की डेथ होगी, तो हम जब उसका बैकग्राउंड देखते हैं पता लगा वो ब्लैकमेल कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि एक तो ये सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए और सरकार को एक रूल बनाना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने कई बार बात भी की है कि न्यूज में किसको आना चाहिए, पत्रकार किसको बनना चाहिए, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अभी क्या पत्रकारिता है ऐसा एक क्षेत्र है जिसमें कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। आप वकील बनते हो तो आपको LLB चाहिए, आप डॉक्टर बनते हो आपको MBBS चाहिए, अगर आप इंजीनियर बनते हो तो आपको कम से कम B.Tech होना चाहिए। पत्रकारिता ये है कि कुछ नहीं, आपने मोबाइल उठाया और घूमने चले गए और आपने वीडियो बना के अपने फेसबुक पे डाल दिया, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध हो गए। तो एक बाकी सब काम करो, आप डांस करो, नाचो, गाओ, सब काम करो, आप खाना बनाओ, किचन में दिखाओ, वो सब करो। लेकिन न्यूज का मुझे लगता है सरकार को यहाँ पाबंदी लगानी चाहिए कि न्यूज सिर्फ वही दिखाएगा जो क्वालिफाइड है, ताकि वो रिस्पॉन्सिबल हो कि जो मैं खबर दिखा रहा हूँ वो खबर उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तो फिर कोई आदमी आपको हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन जहां वो ब्लैकमेलिंग मैंने देखा है उत्तराखंड में भी, जहां लोग मकान बना रहे हैं या कोई अगर होटल बनाता है, कोई मोटल बनाता है, तो ये फेसबुक वाले पहुंच जाते हैं उसकी और बोलते हैं इसने पेड़ काट दिया, वो काट दिया, उसको ब्लैक करते हैं, 10-20 हज़ार रुपए लेके चले जाते हैं। इस किस्से हमने बहुत सारे सुने हैं, इस तरह की किस्से, और मैंने और देश के अन्य हिस्सों में भी सुने कि लोग जो है ठेकेदारों से या PWD वालों से इस तरह से लोग ये जो है ब्लैकमेल करते हैं। तो मुझे लगता है जहां ब्लैकमेलिंग आता है वहां इस तरह की चीजें होती है कि लोग मर्डर करने को भी तैयार हो जाते हैं गुस्से में। तो एक तो आइडेंटिफाई, इसमें तो दोनों चीजें कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई खनन का माफिया उनके खिलाफ में चला दी, कोई लोकल MLA के बारे में चला दिया, तो फिर वो तो जेन्युइन घटना है, कई बार जेन्युइन घटना है। ऐसा कभी मैंने कहा ना, कुछ चीजें ऐसे होती हैं नॉर्मली जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं उनके साथ नहीं होता है, इक्का दुक्का केस को अगर छोड़ दें। लेकिन जो ये मेन जर्नलिस्ट नहीं है, लेकिन वो फेसबुक पर पत्रकार बन गया है और इस तरह से वो कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर वो सच है तो उसको साथ देना चाहिए। और हमने देखा कि सोशल मीडिया की पावर भी है। हमने बहुत सारे ऐसे किस्से देखे हैं कि सोशल मीडिया ने एक इशू उठाया, वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठा पा रहा था, या मेन स्ट्रीम मीडिया की इतनी पहुंच नहीं है। तो आजकल तो घर घर में सोशल मीडिया हो गया। आज के जो युवा है और चाहे कोई भी हो, मोबाइल के यूजर्स तो अब 98% बढ़ ही गए हैं, जितने भी हैं, ट्राइबल एरिया में भी मोबाइल पहुंच चुका है। तो फेक न्यूज से कैसे बचे? युवा बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता है। पहले क्या होता था, टीवी में होता था तो पट्टी एक चल जाती थी नीचे स्क्रॉल में कि ये गलत कंटेंट हमसे चल गया। अखबार वाले तो खैर कम ही छापते थे, ऐसी कोई मिस इन्फॉर्मेशन कम ही होती थी। लेकिन ये जो नया मीडिया आ गया, न्यू मीडिया आ गया, उसमें तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती। तो एक कैसे पहचाने फेक न्यूज को? ये पूरी दुनिया की चिंता है कि आप फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, इसको कैसे रोकें। और इसके लिए दुनिया भर में इस पर कोशिश हो रही है। और अब AI का जमाना आ गया, तो AI के जमाने में ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जा रहा है कि ये एक्चुअल फोटो किसकी है, एक्चुअल फिल्म किसकी है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो फिर पकड़ लेते हैं कि ये AI जनरेटेड है। लेकिन अगर आप गांव में चले जाओ, ट्रैवल एरिया में चले जाओ, उनको अगर देखेगा कि प्रधानमंत्री मोदी, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि एक वीडियो चल रहा था कि ये तेल महंगा हो गया और हमने लोगों को ये कहते, तो कह रहे हैं ये करने दो, मोदी जी कह रहे हैं करने दो, अभी तो मैं और बढ़ाऊंगा। तो वो सबको पता है कि ये AI जनरेटेड है। लेकिन जो गांव वाला सुनेगा, जिनको इतनी समझ नहीं है, तो वो कहेगा अच्छा मोदी जी ऐसा कह रहे हैं, तो क्या हुआ, नैरेटिव गलत होगा कि ये प्रधानमंत्री ऐसे कह रहे हैं, लेकिन वो फेक है। मैं आपको वो फेक 2024 का चुनाव, अपने जो बात बताई, 2024 के चुनाव में संविधान वाली बात चली थी। और उसका नुकसान बीजेपी को इतना हुआ कि जो 400 पार का नारा लग रहा था, वो 240 में आकर के डूब गया। बिल्कुल। तो ये वाला जो संविधान वाला था, लल्लू सिंह जी ने जो बात कही थी, इसको थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि ये गाँव तक पहुंच गया था। जो गांव की महिलाएं हैं उन तक भी पहुंचा। उनको ये कहना था, जो लल्लू सिंह ने कहा था कि हम अगर सरकार में आए तो हम संविधान बदल देंगे। ये उन्होंने एक उसमें कहा था, एक छोटी बैठक, जो पॉलिटिकल बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था। और ये इतना बड़ा कांग्रेस ने और जो समाजवादी पार्टी, उन्होंने इतना बड़ा ये इशू बना दिया कि देखो इस सरकार में आए तो संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। तो उनका फोकस क्या था, जो ये समाजवादी पार्टी
और जो ये लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे, उन्होंने इसको क्या इशू बनाया कि संविधान बदल देंगे, मतलब रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। तो चूंकि कुछ ऐसे काम हुए हैं कि लोगों को लगता है एक तो डिसीजन मेकिंग जल्दी हो रहा है, कि पहले जो जैसे फाइलें लटकी होती थी वो नहीं हो रही। अभी आप एक चीज देखिए कि प्रधानमंत्री ने जो कहा कि मैं जिस चीज का शुभारंभ करता हूँ, यानी जिसका मैं शिलान्यास करता हूँ, उसका उद्घाटन मैं करूंगा। ये बहुत बड़ी मुझे लगता है अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट है कि हमने देखे थे कि कई नेता लोग क्या करते हैं कि पत्थर लगा देते थे कि शिलान्यास फलाने ने किया, और वो पत्थर वहीं खराब हो जाते थे। लेकिन मैंने ये देखा कि जो जिसका इन्होंने शुरुआत की वो उनका उद्घाटन किया, और बिल्कुल टाइम बाउंड, कि अगर उन्होंने कोई बिल्डिंग बनानी है तो कहा कि 1 साल के अंदर हमें बनाना है। अगर कोई स्टेडियम बनाना है, सड़कें बनानी है, सड़कों का भी जब कैबिनेट के डिसीजन होते हैं तो उसमें पहले कैबिनेट में ही ये तय हो जाता है कि ये सड़क कितने साल में बनेगी, ये रेलवे ट्रैक कितने साल में बनेगा। तो उसके कारण क्या हुआ कि काम इतना तेज हुआ कि सड़कों का जाल बिछा, रेलवे का नेटवर्क बढ़ गया, कितने एयरपोर्ट बन गए, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हमारे देश में बन रहे हैं। और जो डिसीजन मेकिंग है, सबसे बड़ी बात है कि डिसीजन मेकिंग, कि तुरंत डिसीजन होता है। तो मुझे लगता है ये इनकी जो अच्छाई है, और इस अच्छाई के कारण लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के समय हमने एक बार देखा था, जब वो उनका दूसरा टर्म था, तो स्थिति ऐसे आ गई थी कि जो ऐसा लगता था कि पैरालिसिस हो गया है, कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, सरकार में मंत्री एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की भी कोई नहीं सुन रहा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का जो ऑर्डिनेंस था उसको फाड़ के फेंक दिया था। तो इस तरह की चीजें हमने देखी थी, वो इस सरकार में नहीं। इसमें हमने देखा कि जो डिसीजन हो गया वो हो गया, कोई उसको रिवर्स करना है या उसकी कोई उसके बारे में कहे तो वो यहाँ बर्दाश्त नहीं है। तो मुझे लगता है कि डिसीजन मेकिंग जो इनका जो डिसीजन है कि तुरंत डिसीजन लेना है। और जैसे अभी करगिल के बाद ये जो भी चीजें ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो आपने देखा कि तीनों सेनाओं को खुली छूट दी थी कि जो आप कर सकते हो, जो बेस्ट हो सकता है, आपको बार बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने किया, पाकिस्तान को सबक सिखाया। तो इस तरह चीजें हैं कि आपकी डिसीजन मेकिंग उनकी जो है अच्छी है, जो निर्णय लेते हैं वो कमिटमेंट उनका अच्छा है, लोगों का विश्वास जीत रहे, इसके लिए मुझे लगता है वो लगातार चुनाव जीत रहे। अभी आगे का समय चुनाव का आने वाला, दोबारा से 2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों में आप कैसे देखते हो कि दोनों की वर्किंग स्टाइल और मीडिया अप्रोच कैसी है? मीडिया अप्रोच तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की ज्यादा अच्छी है। योगी जी मीडिया से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन उनका नहीं रहता है, लेकिन जो वर्क कल्चर है वो दोनों में बहुत फर्क है। योगी जी का जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या थी लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की, कि वहाँ एक जमाने में तो ये भी स्थिति थी कि वहाँ दुकान खोलने में लोग डरते थे कि दुकान खोलेंगे तो कोई वहाँ हफ्ता वसूली के लिए आ जाएगा, और सड़कों से आपकी कार कोई उठा के ले जाए, आपकी बाइक से आपको उतार के आपकी बाइक ले जाए, ये कॉमन हो गया था। महिलाओं को 6 बजे बाद घर से निकलना मुश्किल हो गया था। तो वो जो उन्होंने किया कि आते ही सबसे पहले जो अपराधियों को उन्होंने सबक सिखाना शुरू किया, उसका फायदा हुआ कि आज उत्तर प्रदेश में शाम को रात को भी महिलाएं घूम सकती हैं। तो वो लॉ एंड ऑर्डर का जो था, और 2024 का लोकसभा का चुनाव था और 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है, वो सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पे वो चुनाव जीता गया योगी जी ने, दूसरी बार वहां सरकार बनी। 2027 में भी मुझे लगता है कि वहां लॉ एंड ऑर्डर का ही इशू होगा। बिहार में आपने देखा कि एक माहौल ऐसा बन गया था कि जेडीयू, चूंकि वो नीतीश कुमार बार बार सीएम बन रहे थे, तो इस बार जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन जब लोग वोट डालने के लिए गए तो लोगों ने कहा कि नहीं, फिर लालू राज आ जाएगा, फिर वही गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी। तो लोगों ने वोट नहीं डाला और उसकी सीटें जितनी वो उम्मीद कर रहे थे वो सीटें घट के 25-30 को से रह गई है। तो वही स्थिति उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश यादव कुछ भी करे, लेकिन जो उनकी जो पीछे की लीगेसी है कि समाजवादी पार्टी के लोग किस तरह से सड़कों पर तांडव मचाना शुरू कर देते हैं सत्ता में आने के बाद, तो वो लोग उस चीज को भूलते नहीं, और इसलिए वहां जब अगला चुनाव आएगा तो मुझे लगता है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग उसमें होने वाला है। और वो उत्तर प्रदेश में भाजपा के पक्ष में या योगी के पक्ष में ज्यादा दिखाई देगा। नेचुरली जैसे मैंने कहा कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा इशू है, तो लॉ एंड ऑर्डर को लोग अब बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वहाँ गुंडागर्दी हो। अब जो जेनजी है, जो हमारे लोग हैं, वो इस चीज को अब किसी भी राज्य में अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि वहाँ अपराध हो। जहाँ अपराध होता है वहाँ सरकारें बदल जाती हैं।
ममता बनर्जी का जाने का सिर्फ एक कारण है, वहां जो उन्होंने अपराधीकरण हुआ कि वहां आम आदमी का जीना कितना हराम हो गया था। अभी आप देखिए कि अब वीडियो आ रहे हैं लोगों के, लोग कह रहे हैं कि हम पूजा नहीं कर सकते थे, हम तिलक नहीं लगा सकते थे, हम कलावा नहीं बांध सकते थे, ये स्थिति हो गई। तो लोग अब बर्दाश्त नहीं करते। मीडिया में एक चीज और जैसे हम समझे तो धर्म का भी बहुत मुद्दा आता है, मजहब का भी बहुत मुद्दा आता है। जैसे अभी TCS कांड हुआ नासिक में, जैसे हुआ है। पहले तो एक टाइम आप देखोगे 2012 के पहले लव जिहाद जैसे मुद्दे पर मीडिया बोलती नहीं थी, लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पे बोलती नहीं थी। फिर बीच में ये चालू हुआ, लोगों ने इसको स्वीकारा, एक्सेप्ट किया और मीडिया में भी लव जिहाद जैसे मुद्दे उठने लगे। तो इन सब मुद्दों पे कैसा रहता मीडिया का? नहीं, ऐसा नहीं है, मीडिया उठाता है, लेकिन हाँ अब थोड़ा सा एक जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि अब मीडिया भी बंटा हुआ है। या तो वो हिंदुओं के पक्ष में बोलता है या हिंदुओं के खिलाफ बोलता है। पहले लोग खबर के पक्ष में बोलते थे कि खबर क्या है, खबर दिखाओ। अभी मीडिया बंट गया है। कुछ तो ऐसा कि जो एंटी हिंदू है तो उनको लगेगा कि नहीं, TCS का मुद्दा है वो बेकार उठाया जा रहा है, लेकिन जो प्रो हिंदू वाले हैं वो कहेंगे नहीं साहब ये तो जो है जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो उसमें से हमारी जो मीडिया की भूमिका है कि हम निष्पक्ष होकर खबर लिखें। हमारे पास क्या जो तथ्य है, जो तथ्य सच है, जो हमें पुलिस ने बताया, जो लोगों ने बताया, हम उस बेस पे करें। तो वो कभी कभी हम इस चीज देखते हैं कि लोग गुटों में बंट जाते हैं, तो वो थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसलिए जो मीडिया के प्रति लोगों का रुझान जा रहा है ना, खत्म हो रहा है कि नहीं ये गोदी मीडिया है, ये फलाना मीडिया है, ये लेफ्टिस्ट है, ये राइटिस्ट है, इस तरह की जो बातें हो रही है ना, वो इसी कारण हो रही है कि लोग मीडिया बंटा हुआ है, बंट गया है। जैसे आप अगर नए बच्चे को, 18 साल का जो बच्चा है, उसको जो बटे ना और कुछ बेहतर कर सके, तो उसको आपकी क्या एडवाइस रहेगी? उसको कि अपना वो एक तो निष्पक्ष रहे, किसी के पक्ष में न जाए। कि आपको कोशिश होगी कि आपको एक पक्ष कहेगा कि ये हमारी तरफ आ जाए, आपका माइंड वॉश करने की कोशिश होगी, दूसरा पक्ष कहेगा कि हमारी तरफ आए। और जब आप किसी मीडिया संस्थान में पढ़ रहे होंगे, वहां भी कोशिश होगी, वहां भी, चूंकि गुटबाजी तो वहीं से शुरू होती है ना, वहीं से जो आपकी पाठशाला है वहीं से शुरू हो जाती है। तो वहां आप सुने, सबकी स्टडी करें, फिर अपना माइंड मेकअप करें। तो उसके लिए आप अध्ययन कितना कर सकते हैं, कितना आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, ज्ञान पर ध्यान दीजिए, निष्पक्ष रहिए। आप माइंड मेकअप कर लीजिए कि मैं किसी के पक्ष में नहीं जाऊंगा, जो मुझे सच दिखेगा मैं सच के साथ रहूंगा, तो फिर आपकी छवि बनेगी। लेकिन फिर संस्था, क्योंकि संस्था में जब जैसे आप आ जाते हो तो संस्था की एक अपनी आइडियोलॉजी रहती है, एक अपना कॉर्पोरेट कल्चर रहता है, एक अपना रहता है कि हम इसके पक्ष में चलाएंगे, इसके पक्ष में नहीं चलाएंगे। नहीं तो आप देखिए, वो तब होता है कि जो लोग पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में होते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं, सब नहीं होते। अगर हम एंट्री कर रहे हैं, एंट्री लेवल पर है, तो आप अपना काम करते हैं, आपको कोई जो है रोकेगा नहीं। बट गाइडलाइन तो फॉलो, हाँ गाइडलाइन फॉलो, वो कुछ होगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि जनता के भले की पत्रकारिता कर रहे हो, आप जनता के इशू उठा रहे हो, आप उठाते रहिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने एक एक पक्ष में और दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, तब आप किसी गुट में चले जाओगे, वहां दिक्कत होगी। तो गुट में ना जाएं, आप अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता करिए। अब अगर आपको लगता है कि कहीं से नैरेटिव आपको बनाने के लिए प्रेशर डाला है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। आप जो है जनता की पत्रकारिता शुरू कर दीजिए, आप जनता के इशू, उनके प्रॉब्लम जनता के बीच जाना शुरू कीजिए, आपकी वही इमेज बन जाएगी। पत्रकार के लिए किताबें कितनी जरूरी है? देखिए, मुझे लगता है कि किताब तो ज्ञान का भंडार होती है, और किताबें खूब पढ़नी चाहिए, और केवल पत्रकारिता की नहीं, जो भी आपको ज्ञान दे सके। क्योंकि किताब आपको आपका विजन और आपकी सोचने की क्षमता बढ़ाता है। तो किताब तो जरूर पढ़नी चाहिए, रोज, और कुछ भी नहीं तो आपको आधा घंटा निकालना चाहिए। कोई भी किताब पढ़िए, आप मोटिवेशनल किताब पढ़िए, आप कोई धार्मिक किताब पढ़ लीजिए, आप कोई हिस्टोरिकल किताब पढ़िए, तो अब मुझे लगता है कि आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपकी समझ बढ़ेगी उससे। एक चीज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जैसे हम अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आपने हर इशू पे कुछ ना कुछ बोला, मतलब और सारा फैक्ट के साथ में बोला। तो ये जो फैक्ट याद रहने की आदत, ये कैसे, मैंने कहा कि विशेष आदत होती है? नहीं, आदत तो जब आप ज्ञान अर्जित करोगे और लोगों के बीच उठोगे, बैठोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, तो आपकी समझ बनती जाती है और आपका ज्ञान का भंडार बढ़ता चला जाता है। तो जैसे आपका जितना आपकी अप्रोच होगी, जितना आप एक्सेस होगा, आप लोगों के बीच कितना जाओगे, तो उतना आपका ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान आपको हमेशा याद रहता है। जैसे मान लीजिए मैं किताबें पढ़ूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरी, तो मैं भूल जाऊंगा। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकल अपने सामने देखा और मैं एक एक आदमी का, एक एक नेता का मुझे भाषण, मुझे पता है किसने क्या बोला, तो वो मेरे जेहन में,
मेरे मन मस्तिष्क में रहता, याद रहता है। तो जो घटनाएं अपने सामने भेजा, जैसे मैं अभी नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा था, वो सीएम कैसे बने हमारे साथ बैठे बैठे, क्योंकि हमारे आंखों के सामने वो घटना घट रही। तो जब आप प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, प्रैक्टिकल आप काम करते हैं, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहता है, फिर आपको याद आ जाता है। तो पढ़ाई कीजिए, लोगों के साथ रहिए, संपर्क कीजिए, घूमिए। पत्रकार का काम है गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमना, धक्के खाना। तो जितना आप धक्के खाओगे उतना आपको ये सब चीजें आपके मन में रहेंगी, याद रहेंगी आपको। एक चीज और जाते जाते पूछ लेता हूँ, ये विदेशी जो मीडिया नहीं है, हमारे भारत की मीडिया को बहुत अलग तरीके से देखता है और काफी कुछ लिखता भी रहता है, भारत के खिलाफ भी लिखता रहता है। जैसे अमेरिका का उदाहरण दे तो अमेरिका इंडियन लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाता है, लेकिन वहां पे 6 साल का बच्चा गन लेकर के किसी पे भी फायर कर देता है, या फिर स्कूलों में आप देखोगे बंदूकों का कल्चर। इस पे क्या कहना है? नहीं, मुझे लगता है कि वो उनका नैरेटिव होता है। उनको लगता है कि ये मतलब वो है कैटल क्लास जिसको बोलते हैं, तो हिंदुस्तान को कैटल क्लास मानते हैं, इसलिए वो उस तरह से उसके रिपोर्टिंग करते हैं। अभी तो कुछ चीजें अच्छी हो गई कि भारत सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार में नहीं था, मोदी सरकार में हुआ कि जिन विदेशी एजेंसियों ने जो हिंदुस्तान में है, विदेशी एजेंसियां ने, उनके प्रतिनिधि हिंदुस्तान में, उन्होंने भारत के खिलाफ लिखना शुरू किया, तो उनको डिपोर्ट किया गया। CNN का हो, चाहे BBC का हो, अल जजीरा हो, इन सब चैनलों के इन लोगों को जो हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की आलोचना कर रहे थे, अननेसेसरी खबर को एक नैरेटिव खबर बना रहे थे, उनको यहाँ से वापस भेजा गया। तो माहौल तो ठीक बनाया गया कि भाई आप हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की बात करो ना। हाँ। आपको जो सच है वो दिखाओ ना, आप नैरेटिव क्यों सेट कर रहे हैं? तो BBC तो लगातार नैरेटिव सेट कर रहा था, वहां कुछ जो है वामपंथी बैठ गए थे और लगातार वो भारत के खिलाफ और खासकर BJP के खिलाफ लगातार बोल रहे थे। तो अभी ऐसे हालात बने कि BBC को हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ा। तो अभी तो BBC के लिए जो एक एजेंसी है वो काम कर रही है, अब BBC नहीं है हिंदुस्तान में, BBC बाहर चला गया। लेफ्ट भी कुछ हिस्सों में बचा हुआ देश में, वो भी अब तो ऑलमोस्ट केरल में बचा होता, वो भी खत्म हो गया। अब मुझे लगता है लेफ्ट का भविष्य है नहीं पूरी दुनिया में, कहीं नहीं। पत्रकार भी एक तरीके के भविष्यवाणी वाले होते हैं, क्योंकि ये मौसम को भांप लेते हैं कि कहाँ पर क्या होने वाला है। तो मेरा एक सवाल ये है कि 2029 का जो चुनाव होने वाला होगा, तो उस समय में मोदी जी का भविष्य कौन रहेगा, या मोदी जी 2029 भी रिपीट करेंगे? और ऐसा मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मोदी जी और बीजेपी ने कहा है, बीजेपी ने तो यही कहा है कि 2034 तक में मोदी जी रहेंगे। ये तो पार्टी ने क्लियर किया है। तो मुझे लगता है इफ एंड बट तो इसमें हो नहीं सकता। ये मोदी जी को ही तय करना है कि वो उनको 2034 तक रहना है कि नहीं। यानी 2000 ये भी हो सकता है कि वो 2029 का चुनाव लड़के किसी को अपना उत्तराधिकारी बना दे, या जैसे चर्चा ये भी चल रही है कि वो 2029 से पहले भी किसी को उत्तराधिकारी बना सकते हैं। पर वो टोटल मोदी जी पर डिपेंड करेगा। क्यों कि पार्टी ने ये तय कर लिया है कि वही हमारे नेता रहेंगे। आपके उत्तराखंड के लाडले को भी देश का मन है वोट देने का? उत्तराखंड के लाडले जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, अपने योगी जी। हाँ, योगी जी मुझे लगता है अभी तो योगी जी के पास समय है, अभी तो उनकी उम्र 50 साल है, तो उनके पास अभी राजनीति करने का बड़ा समय। तो जब मोदी जी का समय जब समाप्त होगा, जब वो चाहेंगे कि अब उनको, तब हो सकता है कि पार्टी तय करे, क्योंकि ये तो संगठन है ना। बीजेपी एक संगठन है, वहाँ इंडिविजुअल कोई फैसला नहीं होता, संगठन मिलके फैसला करते हैं। तो तब देखेंगे तब क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो जानकारियां दी वो वाकई में बहुत मजेदार रही, और अगर जिसने भी ये पॉडकास्ट लास्ट तक देखा होगा तो वो एक इम्पैक्टफुल कंटेंट लेकर के जाएगा कि उसको जर्नलिज्म में आना है तो जर्नलिज्म में कैसे आए, मीडिया क्या है, और पुराना जो मीडिया है और अभी का जो मीडिया है उसका वर्किंग स्टाइल और गवर्नमेंट का स्टाइल, इन सब चीज़ों के फर्क हमें पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कीमती समय दिया। धन्यवाद।